हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम लोग क्लास 11वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। अतः हमको ये चीज जानना जरूरी है कि इस 11वीं केमिस्ट्री के अंदर हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हमको पहले अपने सिलेबस का ज्ञान होना जरूरी है, विषय सूची का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए आज हम लोग इस पहले लेक्चर में अपने विषय सूची यानी केमिस्ट्री के विषय सूची सिलेबस के बारे में जानेंगे। बच्चों, जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा और 70 नंबर का थ्योरी होता है। कुल मिला के 100 नंबर का होता है। तो जो थ्योरी का पोर्शन है वो 70 नंबर का है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पेपर तो आपका एक ही होता है, लेकिन किताब आपको दो पढ़नी होती है, जिसको पहली किताब को भाग 1 कहते हैं और दूसरी किताब हम लोग भाग 2 के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि भाग 1 के अंतर्गत कौन कौन से और कितने लेसन हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे लेसन लिखा हुआ है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, अर्थात जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री के, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो मूल अवधारणाएं होती हैं, वो चीज इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब कि जो पिछली क्लासों में आप चीजें केमिस्ट्री के अंतर्गत 9वीं 10वीं में पढ़ के आए हैं, उसी को एक बार यहाँ पे हम पुनरावृत्ति करेंगे, उसी को एक बार रिपीट करेंगे और यही से हमारे 11वीं के रसायन विज्ञान की शुरुआत होगी। सही है। दूसरा यहाँ पे लेसन है परमाणु की संरचना। पिछली क्लासों में भी आप परमाणु की संरचना के बारे में पढ़े हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। दूसरा लेसन है तत्वों का वर्गीकरण और गुणों की आवर्तिता। इसके अंतर्गत हम सीधे सीधे यदि कहें तो हम लोगों को आवर्त सारणी का अध्ययन करना है तथा उसमें मौजूद तत्वों के गुणों के बारे में, और उस पीरियोडिक टेबल में कि वर्ग के ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु की त्रिज्या घटेगी बढ़ेगी, ये सारी चीजें इस लेसन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। कहा जाता है कि यदि आपका पीरियोडिक टेबल तैयार है तो आपकी 70% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार है। तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे जब शुरू करेंगे। तो अगला लेसन है रासायनिक आवरण, ठीक है, एवं आणविक संरचना। इसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं, बंध कितने प्रकार के होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट लेसन है द्रव्य की अवस्थाएं। बच्चों, सबको पता है कि द्रव्य की तो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें से 11वीं के केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको सिर्फ 2 ही अवस्था पढ़नी है, गैस और द्रव, और इसमें से भी खास करके गैस। ठीक है। और जो तीसरी अवस्था ठोस है उसको हम लोग 12वीं के सिलेबस में पढ़ेंगे। ठीक है। अगला लेसन ऊष्मागतिकी, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ज्यादातर जो पोर्शन होता है मैथमेटिकल पोर्शन होता है, इससे थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं इस लेसन से ज्यादा, खास करके बायो वाले। तो इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगला है साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। इसके बारे में भी इस भाग 1 के अंतर्गत पढ़ना है। तो कुल कितने लेसन हो गए भाग 1 में? 1 2 3 4 5 6 7। तो भाग 1 के अंतर्गत रसायन विज्ञान में कुल 7 लेसन है जिनका अध्ययन हमको करना है। आइए भाग 2 में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया भी कहते हैं, उसका अध्ययन करना है। इसमें हम लोग ऑक्सीकरण संख्या, अभी तक आप लोग संयोजकता के बारे में जाने हैं, एक नई चीज से आपको यहाँ पे जो है क्या कहते हैं परिचय होगा आपका, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, तो उसका अध्ययन करेंगे। अगला है हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थान फिक्स नहीं हो पाया है, तो इसका अलग से अध्ययन ही किया जाता है। एक लेसन दे रखा है इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं, उससे संबंधित यौगिकों का अध्ययन करेंगे।
इसके बाद अगला लेसन एस ब्लॉक के तत्व। पीरियोडिक टेबल में कुल 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसमें से एस ब्लॉक का अध्ययन हम लोगों को इस 11वीं केमिस्ट्री के सिलेबस में कह सकते हैं कि लेसन में आपको करना है, जिसमें एस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं, पहला और दूसरा। पहले समूह को कहा जाता है क्षार धातुओं का समूह और दूसरे समूह कहते हैं क्षारीय मृदा धातुओं का समूह। तो ये दोनों यानी पूरा एस ब्लॉक हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद नंबर है पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में बच्चों कुल 6 समूह होते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 समूह, ध्यान देंगे, 13वां समूह लिखा हुआ है वर्ग 13 और वर्ग 14, बाकी 15, 16, 17 और 18 यानी 4 जो शेष वर्ग हैं वो 12वीं के सिलेबस में पढ़ना होता है। अगला है कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, अर्थात यहाँ से शुरुआत होगी आपकी कार्बनिक रसायन की, जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बनिक रसायन के बारे में, कार्बनिक रसायन क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है, उसमें कार्बन की को क्यों इतना वरीयता दिया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत तकनीक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर है हाइड्रोकार्बन। आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो कार्बनिक रसायन होता है वो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कार्बनिक रसायन का मूल चीज होता है हाइड्रोकार्बन। तो इसका अध्ययन मेथेन, एथेन इस तरह की जो यौगिक है उनका करेंगे। इसके बाद एक लास्ट लेसन इसमें आप देख रहे हैं पर्यावरणीय रसायन। ये लेसन हम लोगों को जानकारी के साथ साथ जागरूक करने के लिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए भी दिया जाता था, जिसका अध्ययन हम लोग करते थे। लेकिन आप इस समय जान रहे हैं कि पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, तो हमारा जो बोर्ड इस यूपी बोर्ड को गवर्न करता है, उसने क्या किया है कि इस पूरे सिलेबस से 30% हिस्सा को जो है 30% सिलेबस आपका कम कर दिया है, जिसके अंतर्गत इन लेसनों में से कुछ हेडिंग्स को कम किया है और ये वाला जो लेसन है पर्यावरणीय रसायन, इसको पूरा समाप्त कर दिया है। लेकिन हम लोग समय मिलेगा इन सबको पढ़ने के बाद तो इस लेसन का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपके क्लास 11वीं केमिस्ट्री का सिलेबस। इसको एक और तरीके से आप वर्गीकृत कर सकते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, बाकी बातों को छोड़िए आप, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, अर्थात रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं से लेके और रेडॉक्स अभिक्रिया तक के रसायन को हम लोग भौतिक रसायन की श्रेणी में इसको डाल सकते हैं, कह सकते हैं भौतिक रसायन का हिस्सा है। इसके बाद हाइड्रोजन से लेके और पी ब्लॉक तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप कह सकते हैं कि ये अकार्बनिक रसायन का हिस्सा है। यहां से लेके यहां तक ये भौतिक फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन का हिस्सा है, और यहां से लेके यहां तक ये जो 3 लेसन है अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं, और नीचे के जो 4 लेसन है इसको हम कह सकते हैं कि ये कार्बनिक रसायन है। तो इस रसायन विज्ञान को आपको पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो चूंकि 11वीं में सिर्फ रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा तीनों रसायन का दे रखा है, जिसमें से भौतिक रसायन का हिस्सा सबसे ज्यादा है, उसके बाद अकार्बनिक रसायन का, और उसके बाद कार्बनिक रसायन का हिस्सा है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में पहले पेज पे इस सिलेबस को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद एक एक करके हम लोग चीजें शुरू करेंगे। इसमें आज हम लोग रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आयनों के बारे में जानते हैं। ये महत्वपूर्ण आयन क्या होते हैं, आपको पता होगा। ये आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। और
उन्हीं धनायनों और ऋणायनों के मिलने से किसी भी यौगिक का निर्माण होता है, खास करके लवण जो होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, जो कि पहला लेसन है आपका। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण धनायनों और ऋणायनों के बारे में जानेंगे, उनके संकेत जानेंगे और उन पे आवेश कितना होता है उसको जानेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ यौगिकों का निर्माण भी करके देखेंगे, जिससे कि हमको किसी भी यौगिक का सही आणविक सूत्र पता हो। क्योंकि इसी आपके 11वीं के लेसन में जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको यौगिकों का सही सूत्र मालूम होना चाहिए। जब नार्मलता मोलरता इस तरह की चीजें आप निकालेंगे, उसमें सही सूत्र का, सही आणविक सूत्र का होना जरूरी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि नमक का सूत्र बताओ, नहीं बता पाते हैं। तो आज हम लोग चूंकि बिल्कुल बेसिक चीजों को जानने जा रहे हैं, तो सब लोग ध्यान से इसको देखेंगे और अपने कॉपी पे इसको सब लोग नोट कर लेंगे। ये जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ये सारी चीजें आपके काम में आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं कुछ धनायनों के बारे में। जो प्रमुख धनायन है, लिखा हुआ है सोडियम आयन। एक चीज और आपको क्लियर कर दें कि ज्यादातर जो धातुएं होती हैं उन्हीं पे प्लस चार्ज होता है, अर्थात धातुएं जो होती हैं वही प्रायः धनायन बनाती हैं। तो इसमें हम लोग कुछ यौगिक परमाणुओं को यदि छोड़ दें तो ज्यादातर जो सिंगल परमाणु आपको दिख रहे हैं सभी के सभी धातु ही होंगे। तो इसमें पहला है सोडियम आयन। सबको पता है सोडियम एक धातु होता है, और जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो धनायन बना देता है। इसीलिए उस परमाणु पर प्लस चार्ज आ जाता है। कितना प्लस चार्ज आता है? जितना वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसका मतलब ये है, बहुत सारी चीजें इसमें छिपी हुई हैं। इसका मतलब है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। ठीक है, और इस पे आवेश कितना आ गया? +1। इसके बाद है पोटेशियम आयन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसके भी एक +4। इसके बाद है सिल्वर आयन, इससे भी एक +4। संकेत भी आप देखते रहिए, सूत्र या संकेत कह सकते हैं, देखते रहिए। इसके बाद है अमोनियम आयन, ये यौगिक परमाणु है। जब इसके चार्ज का अदला बदला होगा तो जितने ये NH4 लिखा हुआ है उस पे ऊपर पूरा का पूरा जो है चार्ज आप जो है प्रत्यारोपित करना होता है वो करेंगे। इससे भी पूरे पे NH4 पूरे में एक प्लस चार्ज होता है। हाइड्रोजन आयन प्लस चार्ज। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो आयन होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो दो प्रकार का आयन बनाता है, धनायन भी बनाता है और ऋणायन भी बनाता है। जब हाइड्रोजन धनायन बनाता है तो इसको सिर्फ हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, और जब यही ऋणायन बनाता है तो उसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं। तो वो आगे आएगा ऋणायन वाले में। इसके बाद है मैग्नीशियम आयन 2+4, कैल्शियम आयन 2+4, बेरियम आयन, इससे बहुत सारे फार्मूला हम लोग आगे बनाएंगे, 2+4। जिंक पे भी 2+4। आयरन सेकेंड, ये देखिए कि लिखने का तरीका होता है, ये सेकंड लिखा हुआ, ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को बता रहा है। और यदि ऐसा लिखा हो तो आप बड़ी आसानी से इस अवस्था के आधार पर बता सकते इसका चार्ज कितना होगा? 2 होगा, +2। ठीक है, इसको हम लोग फेरस आयन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, दो प्रकार का आयन बनाता है, +2 एक +3। वहां पे देखिए लिखा हुआ है। तो जब +2 बनाता है इसको फेरस आयन बोलते हैं, और +3 जब बनाता है उसको फेरिक आयन बोलते हैं। अगला है मरकरी, पारा। पारा पे जो है 2+4 है, इसके एक +4 भी होता है, इसको मर्क्यूरिक आयन हम लोग बोलते हैं। इसके बाद एल्युमिनियम आयन है, एल्युमिनियम पे 3+4। आयरन थर्ड लिखा है, इसको 3+4, इसको भी बताना कि फेरिक आयन भी बोलते हैं। और अगला है क्रोमियम आयन, जिसपे कि 3+4 होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण धनायन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण ऋणायन भी देखते हैं। धनायन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऋणायन। जब धनायन और ऋणायन दोनों मिलेंगे तभी जाके फार्मूला हम लोग बना पाएंगे। तो ये धनायन और ऋणायन, इनके नाम, इनके फार्मूले और इनके जो फार्मल आवेश है, ये सबको याद होना चाहिए, तभी आप
केमिस्ट्री पढ़ पाओगे तभी आप केमिस्ट्री समझ पाओगे। तो आओ इस ऋणायन के बारे में जरा देखा जाए। लिखा हुआ हाइड्राइड आयन। अभी मैं बता रहा था कि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, उसका नाम होता है हाइड्रोजन आयन। और वही हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है और उसका नाम हो जाता है हाइड्राइड आयन। तो इस बात पे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। और इस समय इस पे आवेश जो होता है कितना होता है, -1। नेक्स्ट है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये तीनों एक ही फैमिली के होते हैं, इनको हाइड्रोजन कहा जाता है, इसीलिए इन तीनों का नाम भी सेम है। ठीक है। और एक बात ध्यान देंगे आप कि जब भी किसी ऋणायन के नाम के लास्ट में आइड आए, आइड जैसे हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो ये अकेले रहते हैं। इस पे भी आप ध्यान देंगे, अर्थात ये परमाणु मूलक होते हैं, न कि यौगिक मूलक होते हैं। इस पे भी आप ध्यान रखें। सिंगल सिर्फ वही परमाणु रहेगा, जैसे इसमें क्लोरीन है, सिर्फ क्रोमीन है, सिर्फ आयोडीन है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है। आगे भी आप देख सकते हो नाम में आइड रहेगा तो ये सिंगल अकेले रहेंगे, यानी परमाणु मूलक कहलाते हैं। तो ये जो क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये तीनों जो एक ही फैमिली हाइड्रोजन फैमिली के हैं, इनको हाइलाइड भी बोला जाता है। तो ये सभी एक ही समान रूप से एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसलिए इसको क्लोराइड आयन, इसको ब्रोमाइड आयन, इसको आयोडाइड आयन, अर्थात तीनों में फार्मूला कितना होता है, -1 होता है। इसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन, OH, अम्ल क्षार में आप पढ़ते हैं OH आयन, इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी कहा जाता है। ये यौगिक मूलक है, इसके एक माइनस चार्ज है। इसके बाद है नाइट्रेट आयन। ध्यान देंगे, जब NO3 रहेगा तो नाइट्रेट बोलेंगे, और जब NO2 रहेगा तो नाइट्राइट। ठीक है, ध्यान देंगे। मिलटरी गलती करते हैं, देता है कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र लिखिए, तो उनको नहीं पता होता है कि NO3 जोड़ना है कि NO2 जोड़ना है। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान देंगे, जब ट्राई ईटो रहेगा तो एक ऑक्सीजन का परमाणु कम रहेगा, और जब ट्रेट टो रहेगा तो एक परमाणु अधिक रहेगा, और दोनों में प्लस माइनस एक ही होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, जैसे खाने के सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अर्थात जब किसी यौगिक में HCO3 मूलक रहे तो उसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। -1 का आवेश होता है। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट का सूत्र होता है SO4, और जब उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो उसका सूत्र हो जाता है HSO4, जिसपे कि एक माइनस चार्ज है। इसके बाद है साइनाइड, CN, इससे एक माइनस चार्ज है। परमैंगनेट, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला KMnO4 होता है, उसमें से पोटेशियम हटा दीजिए, जो शेष मूलक बचेगा वो मैग्नेट मूलक होता है MnO4, इससे एक माइनस चार्ज होता है। अगला ऋणायन है क्लोरेट, ClO3। ध्यान देंगे, एक चीज और याद करने का तरीका, जब किसी मूलक में ओट या एट शब्द आए तो समझ लीजिए उसमें ऑक्सीजन जरूर होगा। तो क्लोरेट देखिए, इसमें ऑक्सीजन है 3 परमाणु, और चार्ज कितना है, -1। तो जब किसी यौगिक में ClO3 एक साथ दिखे तो उसके नाम में आप क्लोरेट जोड़ोगे। इसके बाद है क्लोराइड। अभी मैं कह रहा था 8 रहेगा और 8 रहेगा तो एक परमाणु कम हो जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ भी 8 था, 8 है, तो 3 था, अभी हो गया 2 परमाणु। आवेश दोनों पे से -1। ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन किसी से ऐड होता है तो ऑक्साइड बनता है, जिससे कि 2 माइनस चार्ज होता है। सल्फाइड, सल्फर ऐड होता है। ठीक है, सल्फर आयन जब बनता है तो उसको सल्फाइड बोलते हैं, 2 माइनस चार्ज होता है। सल्फेट, SO4 यौगिक मूलक है, ध्यान देंगे 2 माइनस चार्ज। थायोसल्फेट, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण आयन है जिनको याद करना आपको मस्ट है, इनके बारे में तो पीछे आप जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ये कुछ नए मूलक आपसे मिल रहे हैं। थायोसल्फेट H2O3 यौगिक मूलक है, पूरे पे 2 माइनस चार्ज होता है। कार्बोनेट CO3 पूरे पे 2 माइनस चार्ज। पेरोक्साइड, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 आप पढ़ते हो, उसमें जो पेरोक्साइड आयन होता है, ध्यान दें O2 पे 2 माइनस चार्ज है, यहाँ O पे 2 माइनस चार्ज है, यहाँ O2 पे 2 माइनस चार्ज है। तो जब O2 पे 2 माइनस चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, 2 माइनस आवे। सुपर ऑक्साइड,
O2 पे जब एक माइनस चार्ज रहेगा तो इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, आप कहेंगे क्यों एक हो गया, क्योंकि यहाँ पे O2 लिखा है, तो एक O पे जो है हाफ होगा तो दो O पे जो है 1 हो जाएगा, इसलिए -1 है वहां पे। इसके बाद है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है तो उसमें Cr2O7 जिसपे कि 2 माइनस चार्ज है, इसको भी आप ध्यान में आने आगे जो है जब ऑक्सीकरण संख्या पढ़ते हैं उसमें ये बहुत आता है। इसके बाद फास्फेट है PO4 जिसपे कि 3 माइनस चार्ज होता है। इसके बाद है टेट्राफोरेट B4O7 जिसपे कि 2 माइनस चार्ज है। इसके अलावा बच्चों अभी भी कुछ ऐसे मूलक हैं जैसे नाइट्राइड है, ठीक है, नाइट्रोजन पे 3 माइनस चार्ज होता है। इसके बाद फास्फाइड है, फास्फोरस पे 3 माइनस चार्ज होता है। तो ये सारे के सारे ऋणायन हैं जिनको आपको याद करना मस्ट है। आप ऐसे समझिए कि जो इसके पीछे मैंने धनायन लिखाया पढ़ाया है और ये जो ऋणायन है ये लिखा गया है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क भी है। इससे संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो आप इसको और उसको दोनों को अपने कॉपी में लिख लेंगे। कल के वीडियो में हम लोग बच्चों या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे बनने वाले यौगिकों के बारे में जानेंगे कि इनको मिलाकर कैसे हम यौगिक बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।